A very good morning everyone. So we are live now. तो प्लीज देखिए लास्ट क्लास में व्हाट वी हैव डिस्कस द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द बीएनएसएस। हमने देखा कि कैसे शेड्यूल को पढ़ा जाता है, किस तरह से शेड्यूल को देखा जाता है, शेड्यूल का क्या महत्व है, चाहे वो शेड्यूल नंबर 1 हो, चाहे वो शेड्यूल नंबर 2 हो, चाहे वो अनुसूची प्रथम हो, चाहे वो अनुसूची द्वितीय हो, चाहे वो अनुसूची 1 में शेड्यूल 1 में क्लासिफिकेशन 1 हो या क्लासिफिकेशन 2 हो। क्लासिफिकेशन 1 जो बात करता है वो किसकी बात करता है? ऑफेंसेस की बात करता है विद रेस्पेक्ट टू बीएनएस। क्लासिफिकेशन 2 बात करता है एनी अदर लॉ अपार्ट फ्रॉम बीएनएस। क्लासिक शेड्यूल 2 ये बात करता है फॉर्म की, प्रारूप संख्या की, और कितनी प्रारूप संख्या का क्या होता है इसके बारे में बात करता है। लास्ट क्लास में हमने ये सब डिस्कस किया था। कोई मुझे बताएगा कि शेड्यूल 1 में क्लासिफिकेशन 1 में बीएनएस के अंदर थर्ड वाला ऑप्शन कौन सा है? थर्ड वाला 6 है ना सर टोटल? थर्ड वाला कौन सा है? कंफर्म करके बताइए कौन सा है सर? संज्ञा अपराध बोल रहे हैं मैडम आप तो। देखिए मैडम, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। याद कीजिए ये सवाल आते हैं जेलों में, इस टाइप का जो लेवल है ये जेलों का लेवल है। चलिए कोई बात नहीं, अब जो भी है अब आप लोग देखिएगा। आज हम डिस्कस करते हैं विद रेस्पेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। फंडामेंटली ये जो एक्ट है ये एक्ट लेंदी है, टफ नहीं है होगा लेकिन, ठीक है ना सर? ठीक है, चलिए डेफिनेशन क्लोज याद कराऊंगा यहीं पे। उसके पहले डेफिनेशन क्लोज के पहले सेक्शन 1 से आ जाता है हम लोग। लिखने स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा बस लिखने का काम है सर। क्वेश्चन बनाइए। वेयर BNSS would not applicable, where BNSS would not applicable। कहाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू नहीं होगी? कहाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू नहीं होगी? कहाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू नहीं होगी? ठीक है सर, लिखिए। दिस कोड वुड अप्लाई, दिस कोड वुड अप्लाई, या ये सही था, ऐसे लिखिए। कोड को हटाइए, अब चीजें चेंज करो। दिस संहिता वुड अप्लाई, दिस संहिता वुड अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया, टू होल ऑफ इंडिया। ये सही था ये लिखना, आप कोड नहीं लिखेंगे, इसको क्या नहीं लिखेंगे? कोड, ठीक है ना? ये सही था। संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में लागू होगी, संपूर्ण भारत में लागू होगी, संपूर्ण भारत में लागू होगी, सिवाय एक्सेप्ट 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 पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, चैप्टर 9, 11 एंड 12, चैप्टर 9, 11 एंड 12, अध्याय 9, 11 व 12, पॉइंट नंबर 1, अध्याय 9, 11 व 12, चैप्टर 9, 11 एंड 12 would not apply, would not apply, would not apply on नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया, नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया, नागालैंड तथा जनजाति क्षेत्रों में, नागालैंड तथा जनजाति क्षेत्रों में, नागालैंड तथा जनजाति क्षेत्रों में। ठीक है, एक सवाल लिखिए। व्हाट इज ट्राइबल एरिया? व्हाट इज ट्राइबल एरिया? जनजाति क्षेत्र क्या है? जनजाति क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? जनजाति क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? जनजाति क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? इसमें लिखिए सच एरिया, सच एरिया which before 21st January 1972, which before 21st January 1972 वह वह राज्य क्षेत्र, वह राज्य क्षेत्र जो 21 जनवरी 1972 के पहले, जो 21 जनवरी 1972 के पहले
Before 21st January 1972, our tribal area of Nagaland, our tribal area of Nagaland, our tribal area of Nagaland, which is in sixth schedule, which is in sixth schedule, which is in sixth schedule, पैरा नंबर 20, which is in sixth schedule, पैरा नंबर 20, जो कि संविधान की छठी अनुसूची, जो कि संविधान की छठी अनुसूची, जो कि संविधान की छठी अनुसूची पैरा 20 में, पैरा 20 में, पैरा 20 में सम्मिलित की गई है, सम्मिलित की गई है, सम्मिलित की गई है। पैराग्राफ देखकर क्लिक कीजिए। इट डज नॉट इंक्लूड, इट डज नॉट इंक्लूड म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग, इट डज नॉट इंक्लूड म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत शिलोंग नगर पालिका की स्थानीय सीमा सम्मिलित नहीं होगी। इसके अंतर्गत शिलोंग नगर पालिका की स्थानीय सीमा सम्मिलित नहीं होगी। ठीक है सर, ओके। एबीसीडी, एबीसीडी आती है आप क्लास को, फिर बोलना स्टार्ट कीजिए। स्मॉल में लिखना है, एबीसीडी लिखिए और थोड़ा सा स्पेस देके लिखिएगा। एबीसीडी से याद करा दूंगा पूरा, और पूरी पन्ने में बनाना है इसको, पूरे कॉपी के पन्ने में बनाना सर, ठीक है ना। ऐसे नहीं 2 लाइनें बना दो, पूरा कागज जो है, पूरा पन्ना जो है आपके रजिस्टर का, वो पूरा एबीसीडी होना चाहिए, ठीक है ना। पूरा पन्ना स्पेस देके बनाना, एक ही पूरे पन्ने में पूरी एबीसीडी होनी चाहिए, ऐसे स्पेस देना इसमें। अभी क्लास में याद कराऊंगा पूरी डेफिनेशन क्लोज, डेफिनेशन क्लोज यही क्लास में याद करा के रटवा के भेजूंगा। तुम समझ लो कि नए एक्स की नई डेफिनेशन याद करनी है, डिफिकल्ट नहीं है। मेरे पास स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, पन्ना तुम्हारा पूरा होना चाहिए। कुछ डेफिनेशन है जो कि नई इंक्लूड की गई है इन्होंने। पहले बेल की डेफिनेशन नहीं थी, पहले किसकी डेफिनेशन नहीं थी, बेल की। अब मैं जो जो नई डेफिनेशन है उस पर गोला लगा दूंगा ताकि तुमको समझ में आए कि पहले डेफिनेशन थी या नहीं थी। ए, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ऑडियो, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, तुम्हारे पास अगर पूरी कॉपी में तुमने बनाया तो तुम्हारे पास जगह होगी। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स लिखिए, हिंदी में लिखिए, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक, श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक, पेन करते हैं। ठीक है सर, बी है अपना इसमें, बेल। बी क्या है सर, बेल। सी है सर, बेलेबल ऑफेंस। बेल में लिखिए जमानत, जमानती अपराध, जमानती अपराध। सी में लिखिए, डी में लिखिए बेल बॉन्ड, बेल बॉन्ड। ई में लिखिए बॉन्ड, एफ में लिखिए चार्ज, जी में लिखिए, चार्ज का मतलब होता है आरोप, आरोप। जी में लिखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस। एच में लिखिए कंप्लेन, आई में लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। संज्ञेय अपराध, परिवाद,
इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। जे में लिखिए हाई कोर्ट, के में लिखिए इंक्वायरी, एल में लिखिए इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। एम में लिखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग। एन में लिखिए लोकल जुरिस्डिक्शन, लोकल जुरिस्डिक्शन। ओ में लिखिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। पी में लिखिए नोटिफिकेशन, क्यू इज ऑफेंस, पहले ये एन था ऑफेंस, क्यू बन गया है सर, ठीक है ना। आर में लिखिए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ओआईसी, पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। एस में लिखिए प्लेस, टी में लिखिए पुलिस रिपोर्ट, यू में लिखिए पुलिस स्टेशन, वी में लिखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डब्ल्यू में लिखिए सब डिवीजन, एक्स में लिखिए समन केस, वाई में लिखिए विक्टिम, जेड में लिखिए वारंट केस, वारंट केस। ये एबीसीडी है, लेकिन ये एबीसीडी पे इसका कमांड होगा ना, उसको पूरा पूरा का पूरा सीआरपीसी पे कमांड होगा, उसका मतलब पूरा पूरा बीएनएसएस पे उसका कमांड होगा। कुछ डेफिनेशन से जो नई ऐड की गई है, जो पहले पुराने वाले एक्ट में नहीं थी, वो कौन कौन सी डेफिनेशन है। 2A ये पहले नहीं था, ये बेल की डेफिनेशन पहले नहीं थी, ठीक है ना सर। पहले बेल बॉन्ड की डेफिनेशन भी नहीं थी, पहले बॉन्ड की डेफिनेशन भी नहीं थी, पहले इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन भी नहीं थी, पहले आप देखेंगे, और किसकी डेफिनेशन नहीं थी, बाकी तो थी, बाकी यही नहीं थी, ठीक है ना सर। ये कुछ डेफिनेशन की मैंने गोला मारा है, ये पहले नहीं थी, ये सर अभी नई ऐड हुई है। अब इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है, सिंपल सा है, ठीक है ना सर। घर जाइएगा, इसको 2-4 बार एबीसीडी लिखिए, और 2-4 बार एबीसीडी लिख के जितने आपको पहली बार में याद हो पा रहे हैं उतने ऐसे लिखिए, ऐसा होता है। इसको याद करने का तरीका सिंपल था सर। घर जाइए, एक फ्रेश पेज लीजिए, वापस ABCDEF, ठीक है ना सर। एक में 6 आएंगे, कितने आएंगे एक में 6, 6 चौका 24 बनते, लास्ट में 2 रहेंगे, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। अब घर जाके एक बार उसको पढ़िए और देखिए, सबसे पहले ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक, ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, फिर दूसरा क्या था सर, दूसरा बी से बेल आता है, ठीक है ना सर। इस तरह से आप 2-4 बार एबीसीडी लिखिए, घर जाके उसको याद कीजिए। कल मैं सुनूंगा आप लोगों से, ठीक है ना। कल मैं ऐसे एबीसीडी बना दूंगा और रेंडमली किसी को भी पिक करके, हाँ जी सर मैडम बताइए, हाँ जी सर बताइए, ये याद होना चाहिए सबको, सबको मतलब सबको। क्योंकि मान लीजिए कंप्लेन के ऊपर सवाल आता है कि कंप्लेन प्रोसीडिंग्स बताइए, लेकिन कंप्लेन की डेफिनेशन आपको नहीं पता कि डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, तो वो कैसे नंबर देगा आपको। गलत सेक्शन लिखने से अच्छा है अभी थोड़ा मेहनत करो इस चीज के ऊपर, ठीक है ना सर। डेफिनेशन क्लोज जैसा क्लोज होता है सर, हो सकता है ना कि कुछ डेफिनेशन हो जिनके सेक्शन नंबर सेम हो। देखिए ना आज एग्जामिनेशन, एक बार और देखिए, देखिए सर कॉग्निजेबल जो है, तुमने कभी घोड़े को खेलते हुए देखा है, घोड़ा शतरंज खेला है, घोड़ा 2.5 चाल चलता है, 1.5 चाल चलता है, 2.5 चलेगा कॉग्निजेबल। असंज्ञेय मामले 1, 2, 2.5, 2.5 चलते क्या क्या आ जाएगा, नॉन कॉग्निजेबल।
तो 2.5 चाल से याद रखना कि तुम सही लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। 2.5 चाल से याद रह जाएगा। घोड़े की चाल कैसी होती है? 2.5 चाल शतरंज में। यहाँ पे भी 2.5 चाल है इसकी, ठीक है ना। चलता सीधा है, खाता उल्टा है, शतरंज अगर खेला है किसी ने तो सेम वही चीजें तुमको याद रखनी। तुम अपने दिमाग की उपज बनाओ कि हाउ वुड यू लर्न, आप कैसे याद रखते हैं चीजों को। और डेफिनेशन क्लोज है, इसको याद रखना जरूरी है। अरे मैंडेटरी पार्ट है, याद होना चाहिए। बात समझ में आ गई सर? कुछ डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है, कुछ डेफिनेशन है जो आती भी नहीं है, बस लिखी हुई है, सालों से कभी नहीं आई ना कभी आएगी। जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है उन पर ज्यादा ध्यान देंगे, जो डेफिनेशन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट भी जाती है उनको ज्यादा अच्छे से करेंगे। इज इट क्लियर? बोलो फिर, ठीक है। याद करना स्टार्ट कीजिए इसको। 5 मिनट है, अभी सुनूंगा। लो अभी, हाँ 5 मिनट दे रहा हूँ, कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, अभी पूछूंगा, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। हाँ जी आ जाइए, पूरे दिन नहीं है। हाँ जी, फिर से स्टार्ट करें जी। एक बार बंद कर दीजिए सबको प्लीज। हाँ जी बस हो गया, 2 मिनट दीजिए। अरे कोई मारूंगा पिटूंगा थोड़ी ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है मुझे, और तुम 5 मिनट में याद कर सकते हो। तुम्हारी दिमाग की क्षमताएं तुम नहीं जानते। आदमी का जो दिमाग होता है ना, उसकी क्षमताएं तुम्हें नहीं पता। तुम्हारे दिमाग में कितनी क्षमता है याद करने की, अभी 2 मिनट में तुमको बताता हूँ कि तुम्हें कितनी कितनी क्षमता है। हाँ जी सर, सुन जाइए, एक बार बताइए। ये बताइए, ये बताइए। हाँ जी मैडम। हाँ जी सर। हाँ जी सर बताइए। अरे क्या है, ई क्या है? बेल बोर्ड। एफ क्या है? अरे जिस पूछा जाए तो बताओ मैडम। एक तो और कॉन्फिडेंट, ऊपर से गलत। ये होता है ना, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, वैसे मत कीजिए काम। पूछा जाए तो बताओ, नहीं पूछ रहे हो उसके ऊपर से गलत और बता रहे हो। हाँ जी शीतल जी बताइए। संघीय अपराध, एच बताइए मैडम। वेरी गुड, आई बताइए। जे बताइए। हो गया ना याद? कुछ तो कॉन्फिडेंस आओगे कि हाँ सर आता है। और देखिए आगे भी चलेंगे तो भी तुम बताओगे, ऑलमोस्ट तुम 70-80% भी सही बताओगे। क्यों बताओगे? क्योंकि तुम्हारी दिमाग की क्षमता ने तुमको टास्क दिया कि 5 मिनट में करना है तो करना है। तो तुमको टास्क मिलता है ना जीवन में कि कल भैया एग्जाम है और याद करना है तो करना है, तो फिर तुम तुम्हारी दिमाग की क्षमता देखा करो। तो ये याद हो जाएगा तुम्हें, लेकिन 2-4 बार लिख लेना इसको बैठ के। एबीसीडी बनाओ और एबीसीडी याद करो। 26 अल्फाबेट है और 26 ही डेफिनेशन के क्लोज हैं। याद करना मतलब ऐसा नहीं है हर एक बच्चा, मैडम आप भी सब, इस क्लास में जो बच्चा बैठा है सब स्पेशल है, सारे विशेष बच्चे हैं, आप लोग कर सकते हो। बस खुद की क्षमताओं को पहचानिए। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे, जामवंत ने उनको साके कहा था कि महाराज आप कर सकते हो। तो किसी ने सुंदरकांड पढ़ा तो शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? किसी को पता है लाइन कहाँ से शुरुआत होती है सुंदरकांड की? जामवंत ने वचन छुआ है, यहीं से होती है ना लाइन। सर जामवंत जी है, जब उन्होंने क्षमता बढ़ा दी, हनुमान जी को सब पता था वैसे तुम मेरे सारे हनुमान हो, तुम सबको, मैंने सब में वो शक्तियां हैं करने की। तुम अगर डेडिकेटेड होकर लगो तो कोई एग्जाम नहीं जो ना निकले, वैसे एक सीटी क्यों ना आए उस पर, सोच लोगे तो निकल जाएगा। सब माइंड गेम है, बाकी लोगों को मत देखिए। जो संघर्ष कर रहे हो आप, जो तैयारी कर रहे हो, ये आपकी तैयारी है। बाकी क्या चल रहा है दुनिया में, क्या नहीं चल रहा है दुनिया में, ये सब पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। ठीक है ना सर? चलिए डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कीजिए। कुछ डेफिनेशन क्लोज है जो मैं लिखवा देता हूँ, भैया टाइम से आए कीजिए। सुन रहे बात मेरी आप? समय से आइए, बहुत कुछ मिस कर दिया आपने। पढ़ाई तो तुम रिकॉर्डेड लेक्चर से ले लोगे, लेकिन जो 5 मिनट का स्पेस दिया होगा मैंने, ऑलमोस्ट जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा होगा वो तो इसको स्किप कर देगा या स्पीड बढ़ा देगा उस टाइम पे। वो थोड़ी ना 5 मिनट बैठ के उसको याद करने में अपना अपनी जहमत दिखाएगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये तो दिक्कत है ना,
जो बच्चा ऑनलाइन बैठेगा या रिकॉर्डेड लेक्चर लेगा वो जहमत थोड़ी दिखाएगा याद करने में, उसके लिए तो वो 5 मिनट का जो समय है ऐसे करके टिक 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 मारेगा या फिर 2 की स्पीड पे लगाएगा कि हाँ सर के 5 मिनट हुए नहीं हुए। 2A लिखिए सर प्लीज 2A। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सारा पढ़ना है सर, ठीक है ना, बस लिखने का काम है। सीआरपीसी इज नथिंग, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत टाइम लेंगे समझाने में, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बेहद आसान है। लिखिए प्लीज। देखिए इट इंक्लूड्स फॉलोइंग, इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं, इसके अंतर्गत निम्नलिखित चीजें सम्मिलित हैं, इसके अंतर्गत निम्नलिखित चीजें सम्मिलित हैं। पॉइंट नंबर वन, यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रयोजनों के लिए उपयोग में लिए जाने वाले साधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जाने वाले साधन। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, एनी डिवाइस which is used for recording of processes of identification, ऐसे साधन जिनके माध्यम से तलाशी और अभिकरण या साक्ष्य लिया जाता है। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, any devices which is used for search and seizure, ऐसा साधन जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सूचना का पारेषण और किसी संसूचना युक्ति का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 लिखिए, any device which is used for transmission of electronic communication, ऐसे साधन जिनके माध्यम से, लिखिए प्लीज 5 को छोटा पॉइंट लिखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ऐसे साधन जिनके माध्यम से आदेशिकाओं को अभिलिखित किया जाता है। लास्ट पॉइंट लिख, अब सब खत्म करके लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए, जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे वो भी सम्मिलित होंगे। by any other means as the state government provides by the rules, सर होता क्या चीज है ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस क्या होते हैं सर? सर देखिए ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस ये मतलब समझ लीजिए आप, इसका सिंपल सी डेफिनेशन आप समझाऊं सर, कोई भी चीज जो ऑडियो और वीडियो को रिकॉर्ड करती है उसको इसमें डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, चाहे आपका सीसीटीवी कैमरा हो। अब देखिए ध्यान अब चला गया है, ये जो अब चाहे वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, चाहे वो अपना बीएनएसएस हो, अब मुख्य जो ध्यान है पार्लियामेंट का जब लॉ बनाया गया तो इस पे था कि इलेक्ट्रॉनिक और ऑडियो जो इनके जो जितने भी प्रॉब्लम्स आती है इनको ठीक किया जाए। हमने डेफिनेशन दी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, इसका मतलब क्या होता है सर? कोई भी चीज जो कि डिवाइस जो कि रिसीव करती है या तो वीडियो कैप्चर करती है या फिर साउंड स्टोर करती है। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन क्लोज में लिखवाया, पहला पॉइंट देखिए, यूज फॉर एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो यूज होता है वाला डिवाइस, ठीक है, जहाँ मैंने बताया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रयोजन के लिए उपयोग होने वाले साधन। दूसरा मैंने लिखवाया आदिशय की पहचान को अभिलिखित, तलाशी और अभिग्रहण का, किसी का भी साक्ष्य आप लेते हो
यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन करते हो, सर्च और सीजर ऑफ एविडेंसेस करते हो। तो ये जितने भी डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वो वीडियो हो, जिनके माध्यम से आप आपका उपयोग किया है, मतलब इसके अंदर दो शब्द को समझिए सर, कभी भी लॉ में दो शब्द लिखे हो, प्लीज सर थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन को समझिएगा, डायरेक्ट पढ़ना सीखिए पहले। जहां पे दो शब्द दिए हो, मीन्स एंड इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब होता है कि सर इसके अंदर और भी चीजें एड ऑन हो सकती है, मतलब और भी चीजें आप, ये लिस्ट कोई एग्जॉस्टिव नहीं है, कंप्लीट लिस्ट नहीं है, जो 4-5 पॉइंट लिखा है ये कंप्लीट नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बाय रूल से किसी और को भी चीज को क्या कर सकती है, ऐड कर सकती है, बाद में जोड़ सकती है। जहां पे भी इंक्लूड्स लिखा हो, इंक्लूड्स का मतलब होता है अंतर्गत, इसका मतलब क्या होता है सर, अंतर्गत। और मीन्स का मतलब होता है अभिप्रीत, इसका मतलब क्या होता है, एक आर्टिकल 12 है, कौन सा 12 है, आर्टिकल 12। अगर आपको इंक्लूड्स का मतलब समझना है तो आर्टिकल 12 पढ़िए। आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दी हुई है, किसकी परिभाषा दी हुई है, स्टेट की। राज्य, राज्य क्या होता है, अब राज्य के अंदर उसने कुछ कुछ चीजें इंक्लूड कर रखी है, फिर बाद में उसने सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन छोड़ रखा है, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करते हुए बोला कि ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, इसको भी हम स्टेट मानेंगे, उसको भी स्टेट मानेंगे। याद है आपको जजमेंट में, इसमें जजमेंट लिखा है आर्टिकल 12 के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है, जहां पर भी ये शब्द लिखे हैं अंतर्गत, इसका मतलब है कि इसमें और भी चीजें बाद भविष्य में जोड़ी जा सकती है, मीन्स में नहीं हो सकता है। मीन्स का मतलब होता है कि भाई वो इतना ही रहेगा भविष्य में पूरे टाइम पे। बात समझ में आई। डायरेक्ट में जब कभी भी ऐसे आपको दिखे ना कि इट इंक्लूड्स सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो, समझ लेना सर और भी चीजें इंक्लूड हो जाएगी भविष्य में, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट वाले पॉइंट को अलग से लिखवाया कि और भी चाहे तो जोड़ दो। बात समझ में आई सर जी। डेफिनेशन लिखिए, टू बी बेल। अब बेल की परिभाषा पहले दी हुई नहीं थी, ठीक है ना सर, लेकिन बेल आप ये समझ लो, बेल जो शब्द है वो आया बेलमेंट से, किससे आया, ठीक है ना सर। और बेलमेंट कहाँ दिया हुआ है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे वहां पर क्या होता है सर, आप बेलमेंट आपने पढ़ा है, तो बेलमेंट में आपने पढ़ा होगा कि सर उसमें होता क्या चीज है बेलमेंट के अंदर, कि एक आदमी अपने गुड्स को बेल रखता है, ठीक है ना। बेलमेंट से बेल शब्द आया है। अब होता कैसे चीज है, जैसे एक श्योरिटी वहां पे भी है, एक प्रतिभू वहां पे भी होता है, जो आपके सामानों की क्या करता है, आपके सामानों के लिए प्रतिभू देता है, प्रतिभू मतलब सिक्योरिटी देता है। बात समझ में आई। तो ये शब्द वहां से उठाया है टेक्निकली। अब इन्होंने जो डेफिनेशन ऐड करी है यहाँ पर, बेल की, जमानत की, जमानत की परिभाषा क्या है लिख लीजिए इसमें, टू बी, जमानत, बेल। इट मीन्स इससे अभिप्रेत है कि, इससे अभिप्रेत है कि पॉइंट नंबर 1, इट मीन्स पॉइंट नंबर 1, रिलीज ऑफ ए पर्सन, रिलीज ऑफ ए पर्सन accused of, release of a person accused, accused or suspected, release of a person accused or suspected, suspected of an offense, of an offense, from the custody, from the custody, from the custody, लिखिए, लिखिए, किसी अभियुक्त किसी अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति को, किसी अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति को, किसी अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति को बंद पत्र या जमानत के निष्पादन पर, बंद पत्र या जमानत के निष्पादन पर, बंद पत्र या जमानत के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा में, विधि की अभिरक्षा से, विधि की अभिरक्षा से, विधि की अभिरक्षा से छोड़ा जाना, विधि की अभिरक्षा से छोड़ा जाना। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, विधि की अभिरक्षा से छोड़ा जाना। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, सच रिलीज ऑफ पर्सन, सच रिलीज ऑफ पर्सन, सच रिलीज ऑफ पर्सन shall be done, shall be done, such release of person shall be done after putting, after putting some conditions imposed by an officer, after putting some conditions imposed by an officer or or by the court, or by the court on execution of, on execution of, on execution of, execution of bond or bail bond, bond or bail bond, bond or bail bond।
अरे सेकंड पॉइंट लिखिए प्लीज। ऐसे व्यक्ति को अधिकारी या न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति को अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित 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 कतिपय शर्तों पर 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 छोड़ा जाएगा छोड़ा जाएगा छोड़ा जाएगा। एक बात इंपॉर्टेंट है सर, डायरेक्ट में अंडरलाइन कीजिएगा। यहाँ पर एक शब्द है, यहाँ पे एक शब्द है, इंग्लिश में भी अंडरलाइन कीजिए, हिंदी में भी अंडरलाइन कीजिए। बंद पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर, बंद पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर दिख रहा है आपको, इंग्लिश में अंडरलाइन कीजिए प्लीज, इंग्लिश में अंडरलाइन कीजिए। अपॉन सर्टेन कंडीशन इम्पोज बाय एन ऑफिस, ऐसे इसको अंडरलाइन कीजिए। ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ ए बॉन्ड और बेल बॉन्ड। मतलब क्या है सर, कहने का मतलब ये है सिर्फ जमानत देने से काम नहीं चलेगा। सुनिएगा बात इधर एक बार, सिर्फ जमानत देने से काम नहीं चलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि सर जमानत देने का सिर्फ बेल से काम नहीं चलता है, जब तक बंद पत्र का निष्पादन नहीं होगा जमानत नहीं दी जाएगी। ये सिंपल सी बात समझिए आप। मैं आपको यही बात आपको जब मैं डिफॉल्ट बेल का ऑर्डर पढ़ाऊंगा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस संजय दत्त, उसमें भी आपको ये बताऊंगा। मैं आपको आरके डाले में भी ये बात बताऊंगा, मैं आपको उदय मोहनलाल आचार्य में भी यही बात बताऊंगा कि सिर्फ जमानत देने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारा राइट है, अच्छी बात है, तुम्हारा अधिकार है जमानत देने का, ये बात ठीक है, लेकिन एक बात समझिएगा और एक बात बिल्कुल पॉइंट पे रखिएगा। क्रिमिनल केसेस में सिर्फ आपको कोर्ट ने बोला है कि ठीक है वी आर ग्रांटिंग यू ए बेल, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको जमानत मिल गई। जब तक आप बंद पत्र का निष्पादन नहीं करोगे तब तक आप बॉन्ड नहीं दोगे। और बॉन्ड के लिए कौन सा फॉर्म नंबर लगता है सर, कौन बताएगा मुझे? प्रारूप संख्या कौन सी है? कल मैंने मार्क करवाई थी ना आपको प्रारूप संख्या, कि बॉन्ड के लिए ये प्रारूप संख्या होती है। देखो बॉन्ड का फॉर्म नंबर ये है। अब देखो ये चीजें जो होती है कोर्ट, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ये चीजें कहाँ आती है? एग्जाम में। क्योंकि देखिए जो चीज प्रैक्टिकली यूज होती है, आप सोचो तुम एक एडवोकेट, किसमें? 4 में। तो आप देखिए अगर मान लीजिए आप एक एग्जाम दे रहे हैं और आप एक एग्जाम के उसमें हैं, तो ये बात आप भी समझिए कि प्रैक्टिकल थोड़ा सा पता होना चाहिए। ऑल्दो ये 2-2 रुपए के फॉर्म मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि तुमको खुद को बनाना पड़ता है, लेकिन तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि जज हो तुम्हें पता तो होना चाहिए कि कहाँ दिया हुआ है। ऐसी चीजें, बेसिक चीजें इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। बच्चा जाके इंटरव्यू में बोलता है कि सर मैं वकालत करता हूँ, कोर्ट सिंपल से उठा के बात पूछ लेता है कि कहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है। तो उसको एक बार देखिएगा, ठीक है ना सर। ये बहुत फंडामेंटल चीजें, मिस्टेक नहीं करनी है हमें। चलिए 2D लिखिए, 2D लिखिए, 2C नहीं, 2C को अभी नहीं लिखवाऊंगा, बेलेबल और नॉन बेलेबल का डिफरेंस लिखाऊंगा तब लिखवाऊंगा, ठीक है ना। जमानती और अजमानती अपराधों का जब अंतर लिखाऊंगा तो तब 2C को लिखवाऊंगा। आप लिखिए 2D, बेल बॉन्ड, बेल बॉन्ड, जमान पत्र। इट मीन्स एन अंडरटेकिंग, इट मीन्स एन अंडरटेकिंग, इट मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी, इट मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए, प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबंध, प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबंध अभिप्रेत है, कोई वचनबंध अभिप्रेत है, कोई वचनबंध अभिप्रेत है। बेल बॉन्ड होता क्या चीज है सर? 4 चीजें समझिए, मैं आपको हर लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है सर। एक तो होती है बेल, एक होता है बेल बॉन्ड, एक होता है सर श्योरिटी, एक होती है सर सिक्योरिटी। ये 4 चीजें होती है सर, ये 4 चीजें मैंडेटरी है बेल के लिए। जमानत आपको, मान लीजिए कोर्ट ने आपको बोला है कि इतने इतने रुपए का मुचलका भरो, मुचलका मतलब होता है पैसे, सिक्योरिटी भरो, इतने रुपए का मुचलका, साथ में 2 गवाह, गवाह को हम बोलते हैं श्योरिटी, प्रतिभू, 2 प्रतिभू लेके आओ अपने साथ, ठीक है ना सर। जैसे मान लीजिए एक आदमी था जिसने ऑफेंस किया था चोरी का, कोर्ट ने उसको जमानत दे दी, ठीक है ना, सुनने के बाद में। कोर्ट ने बंद बेल ऑर्डर में, ये बेल का जो ऑर्डर है इसमें लिखा होता है कि इतने रुपए गवाह, इतने रुपए के मुचलके इसको भरने पड़ेंगे, तो इसको जमानत दी जाएगी।
बेल बॉन्ड क्या होता है सर, ये समझिए। बेल बॉन्ड क्या होता है इसको देखिए, और डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो इसमें होता है अंडरटेकिंग फॉर द रिलीज विद श्योरिटी। इसमें आदमी शर्त लगाता है, बेल में कुछ शर्तें भी हो सकती है कि ये आदमी शर्त छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, ये आदमी उस एरिया में नहीं जाएगा। मान लीजिए कोई लड़की को छेड़ने का आरोप है, तो इस ये आदमी उस एरिया में नहीं जाएगा जहाँ पर वो लड़की रहती है, ये एरिया शहर छोड़ के, ये आदमी शहर छोड़ के नहीं जाएगा, ये आदमी अगर शहर छोड़ के जाना चाहता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। बात समझ में आई सर? आप कुछ शर्तें भी लगाते हैं इसमें, क्या लगाते हैं? शर्तें। बेल बॉन्ड होता है कि मैं उन तमाम जो शर्तें कोर्ट ने लगाई है मेरे ऊपर, मैं उनका पालना करूंगा, ठीक है। अगर मैं पालना नहीं करता तो आप किसको गिरफ्तार कर लो मेरी जगह? श्योरिटी को। मैं कहीं भाग जाऊं, श्योरिटी को गिरफ्तार कर लो। अगर मैं पालना नहीं करता तो जो सिक्योरिटी अमाउंट है इसको आप क्या क्या कर लीजिएगा, इसको जब्त कर लीजिएगा, संप्रहत कर लीजिएगा, और कंफिस्केट कर लीजिएगा। ये शब्द लिखे हुए थे, हमने कल लास्ट टाइम बोर्ड में, बोर्ड के डेफिनेशन में देखा था। तो सर इस तरह से काम होता है, ठीक है ना। श्योरिटी कौन होता है सर? श्योरिटी वो आदमी होता है कि हाँ सर आप इसको जमानत दे दो, ये हम गारंटी देते हैं कि आदमी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना सर। श्योरिटी वो होते हैं। अब श्योरिटी के अंदर कोई भी श्योरिटी बन सकता है, किसी का भी, तुम भी किसी की श्योरिटी बन सकते हो। लास्ट है सर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ऐसा होता है कि 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, कितनी रकम रखनी रखोगे आप? बात समझ में आई? ये बात समझ में आई सर? हर चीज में अलग अलग काम होता है। हमने बेल की डेफिनेशन लिखी, हमने बेल बॉन्ड की डेफिनेशन लिखी, ठीक है। नीचे लिखिए स्टार लगा के, इन द बेलेबल ऑफेंस, in the bailable offense, bail shall be taken, bail shall be taken जमानती मामलों में, जमानती मामलों में जमानत, जमानती मामलों में जमानत, जमानत धारा 478 के अनुसार होगी, धारा 478 के अनुसार होगी। इन द बेलेबल, इन द बेलेबल क्या लिखवाया मैंने? बेल shall be taken as per section, as per section 478 of the BNSS, 478 of the BNSS, ठीक है ना सर। पहले ये सेक्शन कौन सा था? 436। कौन सा सेक्शन था? 436। अभी बन गया 478, 478। नीचे एक और पैराग्राफ में स्टार लगा के लिखिए, स्टार लगा के लिखिए प्लीज। इन द केसेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, इन द केसेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, अजमानतीय मामलों में, अजमानतीय मामलों में जमानत, अजमानतीय मामलों में जमानत, इन द केसेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, द बेल शैल बी टेकन, द बेल शैल बी टेकन, the bail shall be taken under section 480, under section 480, under section 480 and 483 and 483। जमानत धारा 480, धारा 480 और 483 के अकॉर्डिंग होगी, धारा 480 व 483 के अनुसार होगी, और 480 व 483 के अनुसार होगी। पैराग्राफ चेंज करके एक और स्टार लगा के लिखिए। इन द केसेस ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, अग्रिम अग्रिम जमानत के मामलों में, अग्रिम जमानत के मामलों में, अग्रिम जमानत के मामलों में, इन द केसेस ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत के मामलों में जमानत, इन द केसेस ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत के मामलों में जमानत धारा 482 के अनुसार होगी, धारा 482 के अनुसार होगी, 482 के अनुसार होगी, ठीक है ना सर। ठीक है सर। दीज आर द फ्यू न्यू प्रोविजन। देखिए मैं आपको सही बताऊं ना, सीआरपीसी में भी कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, डेज को लेके चेंजेस हैं। एक और बात सुन लेना, जितने भी 41A, बी, 41B, 41C, 41D जो बनते थे, या फिर 291A, 311A, जितने भी ए वाले प्रोविजन थे ना सर, उनको कर दिया फ्लैट। क्या कर दिया उनको? फ्लैट का मतलब होता है कि सर उनको अब डेडिकेटेड सेक्शन दे दिया है। जैसे पहले विक्टिम की डेफिनेशन कहाँ थी? 2WA, विक्टिम की डेफिनेशन कहाँ दी थी पहले? सीआरपीसी में 2WA में थी विक्टिम की डेफिनेशन। अब इसको फ्लैट कर दिया है। सीआरपीसी तुमको लग रहा होगा लंबा हो गया है, 484 से लेकर अब सेक्शन कितने हो गए टोटल? 531 सेक्शन हो गए टोटल, ठीक है ना। लेकिन ये बात याद रखिए, कुछ नए प्रावधान एड नहीं हुए हैं, ऐसा कुछ बहुत बदलाव नहीं आया है, बहुत मिजरेबल बदलाव नहीं आया है। हुआ क्या है, जैसे 41A, 41B, 41C, 41D, अब ये 4 प्रोविजन थे, इन चारों को अगर सेक्शंस मिल जाएंगे तो कहां चला जाएगा? 55A, 53A, 54A, 291A, ये जितने भी ए वाले प्रोविजन है ना सर, 357A विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, 357B, 357C, अब इनको क्या कर दिया है सर?
इनको सेक्शन दे दिया है, इस वजह से क्या हो गया सर, वो स्ट्रेच हो गए सेक्शन, कितने 531 हो गए। बात समझ में आई। वही सीआरपीसी, वही आईपीसी जो थी, अब जो बीएनएस बन गई है, उसने उल्टा किया है। उसने क्या किया है सर, उल्टा काम किया है। मतलब उन लोगों ने क्या किया है सर, वो प्रोविजन जो काम के नहीं थे उनको हटा दिया। दूसरी ओर बात इन्होंने क्या करी, जितने भी रेप ऑफेंसेस थे जो अलग अलग डेफिनेशंस में दिए हुए थे, इनको कर दिया क्लोज वाइज। क्या कर दिया, क्लोज वाइज। तो उससे क्या हो गया, आईपीसी तो हो गया बीएनएस के रूप में छोटा, और सीआरपीसी हो गया बीएनएस के रूप में बड़ा। तो डरना मत और घबराना मत, आसान चीजें, वही पूरी पुरानी बातें ही हैं सारी। कुछ नई डेफिनेशन ऐड हुई है, डेफिनेशन से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोविजंस जो है वो सिर्फ जो चेंजेस हुए हैं मेजर क्रक्स, वो किसमें है, इन प्रावधानों में है। आगे देखिए, ठीक है ना सर। जी डेफिनेशन लिखिए, 2E बॉन्ड, 2E बॉन्ड, बंद पत्र, बंद पत्र, ठीक है ना सर। जमानत पत्र की डेफिनेशन लिखी ली हमने, बंद पत्र की लिखिए। मीन्स ए पर्सनल बॉन्ड, means a personal bond or an undertaking means a personal bond or an undertaking for release, for release without surety, for release without surety। प्रतिभूति के बिना, प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए, छोड़े जाने के लिए व्यक्तिगत बंद पत्र, व्यक्तिगत बंद पत्र या वचन बंद पत्र। 2E लिखिए, 2E मैं सर सारी जगह 2E नहीं, अभी नहीं कराएंगे। 2I लिखिए, 2I, 2E हो गया ना अपना, 2I लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, लिखिए 2I में। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, अब इलेक्ट्रॉनिक संसूचना क्या होती है सर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के डिवाइसेस हमने पढ़े, क्या पढ़े हमने, हमने पढ़ा कि हमने पढ़ा वीडियो ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होते हैं, हमने 2A में ये देखा। अब उसी की डेफिनेशन को ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है ना सर। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन इसने दी हुई है, इसमें भी सब सेम बात उसने मीन्स एंड इंक्लूड करके लिखा होगा, ठीक है ना सर। आप देखो अगर डेफिनेशन ध्यान से, तो पहले तो लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत सम्मिलित है, लिखा हुआ है सम्मिलित है, और दूसरा देखोगे आप अभिप्रेत है। मैं आपको दोनों डेफिनेशन लिखा देता हूँ, लिखिए इसमें। इट मीन्स फॉलोइंग, इट मीन्स फॉलोइंग, इससे इससे निम्नलिखित, निम्नलिखित, इससे निम्नलिखित, निम्नलिखित साधन, साधन, इससे निम्नलिखित साधन, साधन, इससे निम्नलिखित साधन, साधन इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के अंतर्गत लाए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के अंतर्गत लाए गए हैं, लाए गए हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, एनी कम्युनिकेशन, एनी कम्युनिकेशन, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, एनी कम्युनिकेशन which is written comma verbal, which is written comma verbal comma pictorial information, comma pictorial information or video transmitted, video transmitted, written comma verbal comma pictorial information or video transmitted, transmitted or transferred, or transferred by the means of electronic device, by the means of electronic device, transmitted by the means of electronic device, by the means of electronic device। लिखिए, एसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, एसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, एसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, एसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से लिखित कोमा मौखिक, लिखित कोमा मौखिक, कोमा सचित्र सूचना, कोमा सचित्र सूचना या वीडियो अंतर्वस्तु की सूचना, लिखित कोमा मौखिक,
कोमा सचित्र सूचना या वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना, वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है, अभिप्रेत है, अभिप्रेत है, जिसे पारेषित, जिसे पारेषित या अंतरित किया जाता है, जिसे पारेषित या अंतरित किया जाता है, जिसे पारेषित या अंतरित किया जाता है, अंतरित किया जाता है। पॉइंट नंबर सेकंड लिखिए, this transmission is conducted through, this transmission is conducted through electronic device, electronic device including a telephone, electronic device including a telephone, comma mobile phone or other wireless telecommunication, or other wireless telecommunication, or other wireless telecommunication, or other wireless telecommunication, telecommunication। लिखिए, हिंदी में लिखिए सेकंड पॉइंट, हिंदी में लिखिए सेकंड पॉइंट लिखिए, ऐसी संसूचना, ऐसी संसूचना इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत टेलीफोन, टेलीफोन कोमा मोबाइल फोन, टेलीफोन कोमा मोबाइल फोन या अन्य बेतार, या अन्य बेतार दूरसंचार युक्ति, अन्य बेतार दूरसंचार युक्ति, दूरसंचार युक्ति जिसमें, जिसमें श्रव्य दृश्य प्लेयर, जिसमें श्रव्य दृश्य प्लेयर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, युक्ति जो केंद्र सरकार द्वारा, जो केंद्र सरकार द्वारा, जो केंद्र सरकार द्वारा, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, किए जाएं। लिखिए प्लीज, उसी पॉइंट में लिखना, और एनी वायरलेस, और एनी वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, और यहाँ तक हो गया था एनी वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन तक, ऑडियो वीडियो प्लेयर यहाँ तक लिखिए, और ए कंप्यूटर, और ए कंप्यूटर, और ऑडियो वीडियो प्लेयर, और ए कंप्यूटर और ऑडियो वीडियो प्लेयर, और एनी कंप्यूटर और ऑडियो वीडियो प्लेयर, और एनी, और एनी, और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which specified through the central government, which specified through the central government, through the central government, through the central government। 2J लिखिए हाई कोर्ट, 2J हाई कोर्ट, 2J लिखिए हाई कोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब सर सिंपल से बात आपको समझ लीजिए, देखिए डेफिनेशन में हम कोई भी वर्ड्स स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ये बहुत टेक्निकल वर्ड्स इन्होंने यूज किए हैं। अब समझे बात को, होता क्या है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। सिंपल सी अगर आपको ये बात बताऊं मैं, इलेक्ट्रिक, अगर आपको समझना है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है क्या चीज़, ये उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ रही है, तो सिंपल सी बात समझ लीजिए सर, कोई भी चीज़ को आप रिटर्न, वर्बल, ओरल, वीडियो, ऑडियो फॉर्म में क्या करते हो, ट्रांसमिट करते हो, ट्रांसफर करते हो। किसके थ्रू करते हो? मोबाइल फोन के थ्रू करते हो। सुन लीजिए एक बार इधर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को आप ऑडियो, वीडियो, विजुअल के रूप में ट्रांसमिट करते हो या ट्रांसफर करते हो, ठीक है ना, पारिषित करते हो या फिर संचारित करते हो। किसके माध्यम से करते हो? फोन के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, या फिर किसी वीडियो ऑडियो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आप उसको भेज रहे हो इधर से उधर, वीडियो कॉल करके, या किसी के भी थ्रू आप उसको भेज रहे हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अगर स्पेसिफाई करे फ्यूचर में, वो अलग बात है। इन सबको क्या बोला है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। एक ब्रांच होती है बीटेक में, उसको बोलते हैं ईसी। क्या बोलते हैं? ईसी। बहुत से लोग बीटेक करते हैं ईसी में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। इसमें क्या होता है सर? मेनली काम ये होता है कि ट्रांसमिशन कैसे होगा, कि ट्रांसमिशन होगा कैसे, बात कैसे होगी। अब पहले क्या था सर? तार से बात होती थी। तार मतलब जानते हैं आप क्या होता है? तार भेजने वाला तार नहीं, तार से बात होती थी।
ऐसे करके उसमें एक इधर कान लगाते थे और वो तार होता था बीच में, उसमें बोलते थे। ये भी क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन था। अब देखो हर बात देखो क्या होता है, चाहे तार हो चाहे बेतार हो, चाहे वो वायर्ड हो या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन हो, वो सब चीजें इंक्लूड होती है इसके अंदर। आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से अगर ऑडियो वीडियो फोटो या कोई भी चीज अगर सेंड करते हो, वो सब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो कोई सा भी फोन हो, चाहे वो टेलीफोन हो, मोबाइल फोन हो, डेफिनेशन को इस तरह से याद करोगे तो याद हो जाएगी। रटने जाओगे याद नहीं होगी। बात समझ में आई सर? हिंदी में ये उल्टी लिखा रखी है, उल्टी लिखाई मैंने हिंदी में। हिंदी में जो पहले सेकंड पॉइंट है वो फर्स्ट है, तो फर्स्ट है वो सेकंड है। लेकिन अगर आप सब फर्स्ट सेकंड को पहले पढ़ोगे तो दिक्कत आ जाएगी हिंदी वाले बच्चों को। इसलिए मैंने पहले वो लिखवाया कि भेजेंगे कैसे और किस किस माध्यम से भेजेंगे। बात समझ में आई सर? उसको अलग क्यों लिखवाया? थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते टाइम आप ध्यान रखिएगा इस बात का। हेडिंग डालिए 2J हाई कोर्ट। जी प्लीज 2J जल्दी लिखिए। 2J में हाई कोर्ट मीन्स, हाई कोर्ट मीन्स ठीक है, हाई कोर्ट मीन्स उच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय से निम्नलिखित अभिप्रेत है, उच्च न्यायालय से निम्नलिखित अभिप्रेत है। हाई कोर्ट मीन्स फॉलोइंग, हाई कोर्ट मीन्स फॉलोइंग। ठीक है ना सर? पहला पॉइंट लिखिए, ए पॉइंट, in relation to a state, in relation to state, in relation to state, in relation to state, high court of that state, high court of that state, high court of that state। किसी राज्य के संबंध में, पहला पॉइंट लिखिए, किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, उस राज्य का उच्च न्यायालय, उस राज्य का उच्च न्यायालय, उस राज्य का उच्च न्यायालय। अब कॉपी को ऐसे बाहर में डिवाइड करेंगे और सेकंड पॉइंट लिख के, मतलब ऐसे सेकंड पॉइंट बता लिए आप, लिखिए यूनियन टेरिटरी। क्या लिखिए? यूनियन टेरिटरी। इसको दो भागों में डिवाइड कीजिए, दिस इज पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 3। ठीक है ना सर? समझ में आई बात? यूनियन टेरिटरी का मतलब बीच में लिखेगा, हेडिंग डाल के लिखेगा केंद्र शासित प्रदेश या फिर संघ राज्य क्षेत्र। आप लिखिए यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड करना, संघ राज्य क्षेत्र को पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 ऐसे डिवाइड करना। ठीक है ना सर? देखिए, हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट विच इज एक्सटेंडेड बाय द लॉ, विच इज एक्सटेंडेड बाय द लॉ, उस राज्य का उच्च न्यायालय, उस राज्य का उच्च न्यायालय, उस राज्य का उच्च न्यायालय जिसका विस्तार विधि द्वारा किया गया है, जिसका विस्तार विधि द्वारा, विधि द्वारा किया गया है, जिसका विस्तार विधि द्वारा किया गया है, किया गया है। ठीक है सर? इधर लिखिए पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड में लिखिए प्लीज। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील other than the Supreme Court of India, other than the Supreme Court of India, other than the Supreme Court of India, किसी संघ राज्य क्षेत्र का, किसी संघ राज्य क्षेत्र का, किसी संघ राज्य क्षेत्र का दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय, किसी संघ राज्य क्षेत्र का दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो कि उच्चतम न्यायालय से भिन्न है, न्यायालय जो कि उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। कहने का मतलब क्या होता है सर? दोनों मतलब समझिए सर। एक तो क्या है ना सर, एक तो लॉ के थ्रू जो एम्पावर, इसको पावर मिल गई है यूनियन टेरिटरी को। जैसे आप देखोगे तो चंडीगढ़ क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। क्या है सर? चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। ठीक है ना सर? लेकिन उस यूनियन टेरिटरी के अंदर, अगर आप उस यूनियन टेरिटरी में देखोगे
तो उस यूनियन टेरिटरी को एक कानून बना के इन लोगों ने क्या किया था सर, एक कानून बनाया और पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन हाई कोर्ट बना दिया। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। बात समझ में आई? तो जैसे मान लीजिए ये पंजाब है और दिस इज चंडीगढ़, ठीक है ना सर, दिस इज पंजाब एंड दिस इज हरियाणा, चंडीगढ़ यहाँ पर है बीच में, ठीक है ना सर। कहने का मतलब ये है कि आप एक यूनियन टेरिटरी में जो हाई कोर्ट सबसे हाई इसलिए हो गया कि बाई लॉ उसको बनाया गया। दूसरा चीज समझिए कि कोई ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका जो हाईएस्ट जुरिडिक्शन है वो कौन सा बनता है? हाई कोर्ट बन रहा है, वो उच्च न्यायालय बन रहा है। जैसे आपने देखा होगा, तुम देखना, बहुत सारी यूनियन टेरिटरी जैसे दमन एंड दीव है, ठीक है ना सर। कौन सी है? दमन एंड दीव। अब दमन एंड दीव को जो कंट्रोल करता है वो करता है अपना बॉम्बे हाई कोर्ट। कौन सा करता है? बॉम्बे हाई कोर्ट करता है। तो उन यूनियन टेरिटरीज के लिए जो हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है सुप्रीम कोर्ट के अलावा, वो है बॉम्बे हाई कोर्ट। लक्षद्वीप के ऊपर कौन सा हाई कोर्ट कंट्रोल करता है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार नहीं पूछ रहा हूँ, लक्षद्वीप। अरे लक्षद्वीप है कहाँ, ये तो पता है क्या कहाँ है? किधर है लक्षद्वीप, किधर है? अंडमान निकोबार तो कोलकाता हाई कोर्ट देखता है, अंडमान निकोबार का पूरा कार्यभार। लक्षद्वीप का जो काम है वो केरला हाई कोर्ट है शायद, हाँ, क्योंकि केरला के नीचे है लक्षद्वीप। तमिलनाडु के तो श्रीलंका है। हाँ, एक बार गूगल करो कौन देखता है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का शायद केरला हाई कोर्ट है लक्षद्वीप का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आजकल क्या है ना, गूगल सब कुछ है। गूगल क्या है आजकल? गूगल देवता है, सब पता है उसको, सब पूछ लो कुछ भी। हाँ, केरली है ना, तो केरला हाई कोर्ट है। और अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है, तो कहने का मतलब है कि उन हाई कोर्ट के जुडिक्शन को भी यूज किया गया है। लेकिन आप देखोगे कि कहीं कहीं पर यूनियन टेरिटरीज ऐसी बनी हुई है जो इंडिपेंडेंटली, जिनके खुद के हाई कोर्ट्स भी हैं। जैसे दिल्ली, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, अब दिल्ली का कोर्ट भी है सर, फर्स्ट वाला है ना सर, लॉ द्वारा इसको एक खुद का कोर्ट भी दिया गया है। बहुत से यूनियन टेरिटरी जिनको खुद का कोर्ट भी मिला हुआ है, तो वो तो लॉ के थ्रू ही मिलेगा। और बहुत से यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिनका खुद का कोर्ट नहीं है, उनको दूसरे स्टेट में जाके अपील करनी पड़ती है, और वो इनके लिए सबसे हाईएस्ट वो कोर्ट है। बात समझ में आई? जो सुप्रीम कोर्ट के अलावा है। अगर मान लीजिए ये हाई कोर्ट ना हो उन यूनियन टेरिटरीज के लिए, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, तो सर फिर तो सीधी उनकी अपील, सिविल जज की अपील ही सुप्रीम कोर्ट जाएगी ना। हाँ बताइए, या सेशन कोर्ट का कोई ऑर्डर आया सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रहा है? उनके लिए एक हाई कोर्ट तो रखना जरूरी था बीच में। दैट्स व्हाई दे हैव पुट दोस प्रोविजंस। ठीक है सर, लिखिए प्लीज 2M। 2M। अरे सर जो भी चीज डेफिनेशन छुड़वा रहा हूँ ना, तो समझ लेना कि वो डेफिनेशन ऐसे नहीं है कि आपको 10 मिनट में लिखवा दी और 10 मिनट समझा दी। खुद में क्या है, एक तरह से खुद में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन अभी नहीं लिखवाई आपको, तो इन्वेस्टिगेशन डेफिनेशन अगर मैं नहीं छुड़वा रहा हूँ बीच में, तो उसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्वायरी नहीं लिखवाई, तो इंक्वायरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, इसका एक डिफरेंस लिखाऊंगा मैं। क्या लिखाऊंगा? अंतर, इनके अंतर आते हैं सर, कि डिस्चार्ज और अक्विटल में क्या अंतर है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में क्या अंतर है। हर बार मेन से पूछा जाता है सर ये सवाल, हर बार। 2M लिखिए, जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग लिखिए, इट इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग, इट इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग in which evidence may be legally taken on oath, in which evidence may be legally taken on oath, in which evidence may be legally taken on oath। इसके अंतर्गत ऐसी कार्रवाई, इसके अंतर्गत ऐसी कार्रवाई है, इसके अंतर्गत ऐसी कार्रवाई है जिसमें जिसमें साक्ष्य वैध रूप से, जिसमें साक्ष्य वैध रूप में शपथ पर लिए जाते हैं, जिसमें साक्ष्य वैध रूप में शपथ पर लिए जाते हैं, जिसमें साक्ष्य वैध रूप में शपथ पर लिए जाते हैं। ठीक है ना सर? एविडेंस इज मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। ठीक है ना सर? आगे देखिए 2N, लोकल जुरिडिक्शन।
लिखिए इसमें any local area within the court, any local area within the court or magistrate may exercise all or any of any of its power all or any of its power under the code all or any of its power under the code। लिखिए लिखिए वो स्थानीय क्षेत्र वो स्थानीय क्षेत्र वो स्थानीय क्षेत्र जहां जहां न्यायालय या मजिस्ट्रेट जहां न्यायालय या मजिस्ट्रेट जहां न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन जहां न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं प्रयोग कर सकते हैं। लिखिए आप 2P लिखिए 2P 2P लिखिए प्लीज। नोटिफिकेशन इसमें एक लाइन लिख लीजिए पब्लिश इन ऑफिशियल गेजेट राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना। अब लिखिए 2R ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन 2R पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी इसमें लिखिए इट इंक्लूड्स when the OIC of the police station इसके अंतर्गत जब पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित है या बीमारी या अन्य कारण से कर्तव्य के पालन करने में असमर्थ हैं when the OIC of police station is absent from the station or unable from illness or any other cause to perform his duties पैराग्राफ इनके लिखिए then तो पैराग्राफ इनके लिखिए तो the person who is next in rank वह व्यक्ति या ऐसा अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे है अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे है and he is above the rank of constable तथा वह कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर है इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी any other police officer who is present therefore any other police officer who is present thereof कहने का मतलब क्या है सर? मान लीजिए 3 स्टार्स आप नहीं आए, अब तो पुलिस की हायरार्की समझो। किसकी हायरार्की समझो? पुलिस की। अब पुलिस में कौन कौन होता है इसको भी समझो। कल मैंने आपको जुडिशरी की हायरार्की बताई,
आप सीआरपीसी पढ़ रहे हैं या फिर बीएनएसएस आप पढ़ रहे हो, तो पुलिस का ही पता होना चाहिए कि पुलिस में कौन से रैंक का कौन सा अधिकारी और कौन सा अफसर है। देखो सर, सबसे ऊपर होते हैं अपने जो राजस्थान के हेड है, ठीक है ना सर, उनके अंदर पूरी पूरी पुलिस आती है, पूरी पुलिस फोर्स है डीजीपी साहब के अंदर। इसके साथ में डीजीपी होता है। क्या होता है? देखिए, एक होता है डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एक होता है डीजी डेप्यूटी जनरल पुलिस। एक डीजी होता है, हम डीजी की बात नहीं करते, मैं बाकी नॉर्मल जो रैंक्स होते हैं उनकी बात करता हूँ। डीजीपी के नीचे होता है आईजी। आईजी डीआईजी डीआईजी कौन है? डेप्यूटी है। डीआईजी छोटा है आईजी से। संभाग स्तर पर जो राजा है वो कौन है? आईजी। जैसे हमने हमारे जो कलेक्टर साहब होते हैं वो कौन होते हैं? संभागीय आयुक्त होते हैं। संभाग में जो अगर हैं उसको हम कहते हैं डिविजनल कमिश्नर। तो संभागीय आयुक्त एक अलग है, हमने रेवेन्यू पढ़ा हुआ ना, मैंने कहा था कि देखिए इसमें पूरा जो किंग रहेंगे वो करेंगे कलेक्टर और संभागीय आयुक्त डिविजनल कमिश्नर। वैसे सर पुलिस में है आईजी। आईजी से छोटा हो जाता है डीआईजी वगैरह होते हैं, हम डीआईजी की बात नहीं करते, मैं बीच की रैंक हटा रहा हूँ, ठीक है ना सर। कमिश्नरेट है तो फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस आता है। अगर मान लीजिए जयपुर कमिश्नरेट है तो जयपुर कमिश्नरेट, मैं कमिश्नरेट की बात भी नहीं कर रहा हूँ। कमिश्नरेट दो जगह है राजस्थान में, जयपुर में और जोधपुर में, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। एसपी साहब आते हैं, इसके नीचे डीवाईएसपी और डीएसपी वगैरह होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल हायर की बता रहा हूँ। इनके जो सबॉर्डिनेट्स मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। फिर आते हैं सर, इसको हम कहते हैं सीआई साहब। सीआई साहब जो होते हैं, टेक्निकली सीआई साहब जो है वही कौन है? वही डीएसपी है। सर्कुलर इंस्पेक्टर, इसका नाम क्या होता है? सर्कुलर इंस्पेक्टर। इसके अंदर 10 से 15 थाने आते हैं एक आदमी के अंदर, ठीक है सर। इसके नीचे की जो हायर की है वो होती है एसएचओ की, स्टेशन हाउस ऑफिसर। इसी को हम क्या कहते हैं? पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी। इसके होते हैं 3 स्टार। कितने होते हैं? कंधे पे 3 स्टार दिख जाए तो समझ लेना कि ये एसएचओ है। उसके एक अशोक वो भी होती है, तलवार वाला, तलवार होती है, अशोक में तलवार होती है एक, कुछ अलग रखते हैं। 3 स्टार एसएचओ है, तो तुम्हें इतनी बात याद रखो। इसके नीचे आता है सब इंस्पेक्टर, इसके 2 स्टार होते हैं। एसआई कितने स्टार होते हैं? इसके नीचे आता है एएसआई, उसके सिंगल स्टार होता है। सिंगल स्टार, सिंगल स्टार है ना ताजी? एसआई है ना आपके? सिंगल स्टार देखा होगा आपने उनके यहाँ पे, एक ही स्टार होगा। प्रमोशन मिलकर उनको क्या मिलेगा? एसआई। और प्रमोट होंगे तो एसएचओ। इसके नीचे आता है सर हेड कांस्टेबल, एचसी। इसके नीचे आता है कांस्टेबल। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के 2 पट्टियां होती है, डबल स्ट्रिप वाली ड्रेस होती है उसकी, जो कंधा होता है ना इस पर डबल स्ट्रिप होती है। कांस्टेबल की सिंगल स्ट्रिप होती है। दिस इज द, अभी कहना चाह रहे हैं कि कभी अगर एसएचओ साहब नहीं है, कभी एसएचओ साहब नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, ये बीमार है या कोई भी चीज़ है, तो कह रहा है कि ये सब बन सकते हैं पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी, तो ऑफिस इंचार्ज इनको बनाने, हेड कांस्टेबल को भी बना देंगे, लेकिन कांस्टेबल को नहीं बनाया जाएगा। बात समझ में आई? जो आदमी कांस्टेबल रिक्रूट होता है वो एसआई और मैक्सिमम एसआई, एएसआई और एएसआई तक पहुंच पाता है। जो एसआई रिक्रूट होता है वो डीएसपी पे रिटायर्ड होता है, डीएसपी पे, और अगर रिजर्वेशन मिलता है और या फिर और एग्जाम देता है तो फिर एसपी तक पहुंच सकता है। एडीएसपी बनता है। क्या बनता है? एसपी नहीं बनाएंगे कभी भी, एडिशनल एसपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जो एसआई रिक्रूट हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो एसआई रिक्रूट होते हैं वो डीएसपी तक ही रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। ये पूरी हायर की है पुलिस ऑफिसर्स की। तो तुमको अगर ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ इसकी। बीच में और भी पोस्ट होते हैं, जैसे डीआईजी भी आता है, एक बीच में आता है डीजी, डीजी जेल, डीजी प्रिजन, कारागार का भी एक डीजी होता है। जैसे डीजी लॉ एंड ऑर्डर होता है, अलग अलग होते हैं सर। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अलग है, उसके उसके टास्क फोर्स का डीजी अलग रहता है। ऐसे अलग अलग पद है यहाँ पर, लेकिन मेन तो यही होता है सर। कौन है अपने राजस्थान के डीजीपी साहब? हाँ, डीजीपी सोशल मीडिया देखते हो, कौन है डीजीपी? कौन राजस्थान के? और राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत साहब। और कौन है डीजीपी? कौन है राजस्थान के? कौन है पुलिस के मुखिया? कौन है राजस्थान में अभी?
एक है उधर महाराष्ट्र के, नाम मेरे को अभी इसकी याद नहीं रहा, मराठी पर्सन इज देयर। वो तो देखिए बात ये होती है कि दिस इज द टोटल हायरार्की ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन राजस्थान। बहुत से लोग जो सीधा आरएस बन के डीएसपी बनते हैं वो रिटायरमेंट तक डीआईजी तक चले जाते हैं। उत्कल रंजन साहू महाराष्ट्र के हैं ये। ठीक है सर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अभी थोड़ी देर में सारे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना सर। डेफिनेशन क्लोज है, कुछ समय लेगी। स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है 5-10 दिन बहुत स्लो रहेगा, क्योंकि सर ये जो सब्जेक्ट है इसको समझाना पड़ेगा, और ये आपको ये चीज देखनी पड़ेगी किस तरह से काम हो रहा है।